स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी का तीसरा चैप्टर क्या लिखूं, जो कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर की दोस्तों खास बात ये थे कि ये क्लास 10 स्टूडेंट के लिए बड़ा ही टफ पाठ लगता है, लेकिन दोस्तों ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है आपके पहले दूसरे चैप्टर से। इस चैप्टर में घटना क्या होती है कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की दो बेटियां होती हैं, एक अनीता और एक नमिता। ये दोनों लड़कियां पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को एक निबंध लिखने के लिए कहती हैं, लेकिन बख्शी जी को निबंध लिखने आता ही नहीं है। और दोस्तों किसी भी निबंध को लिखने के लिए अंदर से एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, और लेखक के मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते ही नहीं है, इसलिए वो निबंध लिख ही नहीं पाते हैं अपनी बेटियों के। इसी चीज़ को इस चैप्टर में बदला गया है क्या लिखूं, और यही हमारा चैप्टर है क्या लिखूं। आइए इस चैप्टर को दोस्तों मैं एक एक टॉपिक से बताऊंगा, हर एक पॉइंट को बताऊंगा कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका चाहे फेयर पे कहीं गद्यांश लिखना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको यही गद्यांश लिखना हो, दोनों जगह सबसे आसान हो जाएगा ये चैप्टर। मेरे साथ साथ आप बुक को ओपन कर लीजिए और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, सबसे अच्छी तरीके से इस बुक को आप पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला ही टॉपिक लिखा है लेखन कला के बारे में। ये लेखन कला क्या होती है, यानी लिखने की कला। ये हर किसी में आदत नहीं होती है लिखने की कला। दोस्तों यदि आपको कुछ मैं दे दूं कि पहाड़ पे यदि लिखो तो आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, 1 पेज 2 पेज, लेकिन वो कला होनी चाहिए जिससे लोगों को पढ़ने में एक आनंदपूर्वक वो निबंध लगे। आइए पढ़ते हैं। इसमें दिया है दोस्तों कि अंग्रेजी के लेखक ए.जी. गार्डिनर के अनुसार लेखक कार्य एक विशेष मानसिक स्थिति से किया जाता है। इसको करने के लिए समय में कुछ ऐसी स्फूर्ति होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए, आवेग उत्पन्न होने चाहिए, तभी आप लेखन कला कर सकते हैं। लिखने के लिए आपके हृदय से एक स्फूर्ति, एक उमंग, एक ऐसी कला उत्पन्न होनी चाहिए, तभी आप लेखन कला कर सकते हैं। दोस्तों यदि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो से पीछे मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है, सारे टॉपिक्स को लिखना होता है, हर एक टॉपिक को पढ़ना होता है, वीडियो बनाना होता है, एडिट करना होता है, फिर आपके सामने प्रेजेंट करना होता है। तो एक स्फूर्ति होती है, एक अंदर से उमंग होता है, एक जोश होता है। वैसा ही जोश एक लेखन कला में होता है, यानी लिखने की कला में। और यही लिखने की कला हमारे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के पास नहीं थी। निबंध लिखने की उनको पास कला ही नहीं थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही पड़ा है क्या लिखूं। आगे देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को जानते हैं, तो आप अपने से भाव उत्पन्न करके ही अपने से सारे निबंधों को लिख देंगे। ये चीज़ कहा गया है ए.जी. गार्डिनर के अनुसार। अब हम जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, अब हम पढ़ेंगे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के बारे में। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए हमारे दूसरे टॉपिक में क्या है कि लेखन की मनोस्थिति तथा उसके सामने कठिनाइयाँ। देखिए दोस्तों इस टॉपिक में मैं क्या लिखा हूँ कि लेखक के मन में कभी न कभी ऐसे भाव स्वयं उत्पन्न हुए और न ही ऐसे कभी स्थिति का उसने अनुभव किया। दोस्तों ये जो लिखने की प्रक्रिया होती है, जब हमारे अंदर से एक उमंग होती है, एक बुदबुदी जैसी होती है, एक लिखने की जागरूकता जो होती है, वो चीज़ लेखक के अंदर नहीं थी, ना ही कभी ऐसा लेखक ने अनुभव किया था कोई भी निबंध लिखने के लिए। लेकिन अब बात क्या होती है दोस्तों कि उन्हें तो लिखने के लिए परिश्रम पूर्वक चिंतन और मनन करना पड़ता है। जैसे ही कोई निबंध लिखना होता है, उन्हें एक परिश्रम पूर्वक चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, और लेखक को आज विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पुत्रियां थी, एक नमिता और अमिता, वो दोनों कहती हैं कि मुझे दूर के ढोल सुहावन लगते हैं और समाज सुधार पर 5 पेज का निबंध लिख के दीजिए। ये लेखक के लिए बड़ा ही दोस्तों दिलचस्प बात थी, क्योंकि लेखक को निबंध लिखने आता ही नहीं था कि निबंध का ऊपर का सारांश कैसे लिखे, निबंध की स्तुति कैसे करें, ये सब लेखक के अंदर कोई गुण ही नहीं थे। और उनकी जो दोनों पुत्रियां थी नमिता और अमिता, ये दोनों लोग कहती हैं कि मुझे दूर के ढोल सुहावन लगते हैं और समाज सुधार पे 5 पेज का निबंध लिख के दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या होता है, आइए टॉपिक पे चलते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे लेखक के सामने कठिनाइयाँ होती है कि 5 पेज निबंध कैसे लिखा जाए। सवाल 5 पेज की थी, छोटा निबंध नहीं था,
5 पेज का मतलब वो निबंध बड़ा ही निबंध होगा। आइए देखिए, वहाँ पे कहा गया है कि ऐसी स्थिति समाज सुधार पर भी लिखना था और दूर के ढोल सुहावन होते हैं, यानी दोनों निबंधों पे टोटल 10 पेज लिखने थे। और दोस्तों, यदि आपको निबंध लिखने में रुचि ही ना हो और मैं आपको कोई निबंध दे दूँ लिखने के लिए, वो भी 10 पेज, तो आप क्या वो लिख पाएंगे जब आपको निबंध आता ही नहीं है? आप क्या करेंगे? तुरंत जाएंगे, कोई बुक्स खोजेंगे, गूगल खोजेंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ आपको निबंध मिल जाए, उस विषय में कुछ ऐसी जानकारियाँ मिल जाए जहाँ से आप निबंध लिख दें। यही कार्य पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी भी की। उन्हें निबंध नहीं लिखने आता था और वह एक लाइब्रेरी में गए, यानी पुस्तकालय में गए, जहाँ निबंध वाली पुस्तकालय थी, सिर्फ निबंध की किताबें रखी गई थी। उन किताबों में से क्या करते हैं, उसी के अनुसार, उसी टॉपिक के अनुसार दूर के ढोल सुहावन होते हैं, यानी दूर से हर कोई अच्छा लगता है। लेखक वहाँ पे जाते हैं और निबंध की किताबों को निकालते हैं और पढ़ने लगते हैं। तो लेखक को आज तक ऐसे भाव उत्पन्न ही नहीं हुए अंदर से कि वह कोई निबंध एक अच्छा सा लिख पाए। अब दोस्तों, बात ये होती है कि यह निबंध लिखा तो लिखा जाए कैसे, और उनकी दोनों लड़कियों ने ये भी कहा था कि यदि आप 5 पेज यदि निबंध लिख रहे हैं तो उस 5 पेज के निबंधों को आपको व्याख्या भी करनी है, उसके बारे में समझाना भी है। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। लड़कियां भी बहुत चालाक थी कि 5 पेज निबंध तो लिखना ही है, लेकिन जो आप लाइंस लिखेंगे, जो हर एक शब्द यूज करेंगे, उसका अर्थ भी हमें बताना होगा। आइए आगे देखिए क्या होता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि निबंध की रूपरेखा शैली कैसी होती है इस टॉपिक के अनुसार। ये हमारा तीसरा टॉपिक है चैप्टर का। चैप्टर को अलग अलग टॉपिक्स के अनुसार मैं बांटा गया हूं, ताकि हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन आप अच्छी तरीके से समझें। और दोस्तों, इसी तरह मैं मित्रता पाठ को और ममता पाठ दोनों के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, विद्वानों का कहना है कि कोई भी निबंध लिखने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। दोस्तों, ये वास्तव में बात सच है कि यदि आप कोई भी निबंध यदि आज तक पढ़े होंगे, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, पर्यावरण हो गया, प्रदूषण हो गया, ये सब यदि निबंध पढ़े होंगे तो इसकी रूपरेखा होती है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यदि पर्यावरण पे यदि पढ़े होंगे तो उसकी पहले पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, पर्यावरण को कैसे रोकें, पर्यावरण के बचाव, पर्यावरण से लाभ, ये सब कुछ ऐसे लाइन बाय लाइन होती है। तो हर एक निबंध की रूपरेखा होती है। सबसे पहले मान लीजिए यदि पर्यावरण पे है तो हमारे चारों तरफ के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। सबसे पहले पर्यावरण के बारे में बताया गया है। उसी तरह लेखक के सामने एक समस्या होती है दोस्तों कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। इसका अर्थ होता है कि दूर से सब कुछ अच्छा लगता है। इस पे निबंध लिखना है और इसके रूपरेखा को लेखक को लिखने नहीं आता था कि इसके रूपरेखा को कैसे लिखा जाए। आइए देखिए, इसमें लिखा गया है कि वह उसका सारांश तो लिख सकता था, किंतु उसके निबंध के सार को कैसे लिख पाएगा। दोस्तों, दूर के ढोल के सुहावन को, उसके सारांश को तो लेखक लिख सकता था, लेकिन उसके सार को नहीं लिख सकता था। मैं सार इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, रिलेशन में मत जाइएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यदि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक, ये है इस पाठ का सारांश, तो उसी तरह लेखक दूर के ढोल सुहावन होते हैं, उसका सारांश तो लेखक लिख देता, लेकिन जो उसका सार होता है, जो एक लाइन में बताया गया था कि इस पाठ में ये बताया गया है, इस पाठ में ये बताया गया। कोई आपके क्लास में पाठ होते हैं ना, अब जैसे पिछला ही चैप्टर ले लीजिए, ममता, उस चैप्टर में एक स्त्री के पूरे जीवन काल की बातें बताई गई है। एक लाइन में उस पाठ में जो भी चीज़ कहा जाता है उसे सार कहते हैं। उस पाठ को विस्तृत रूप से समझना ही सारांश कहते हैं। तो लेखक दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इसका सारांश तो लिख पाता, लेकिन इसका सार नहीं लिख पाता। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। आगे देखिए, मतलब इसको अगर अंदर भावना से यदि समझेंगे ना तो ये बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। आगे देखिए, इतने अच्छे चैप्टर है, इतना मजा आएगा पढ़ने में कि आप भी कहेंगे कि सुधांशु भैया आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा सीख भी मिलेगी कि कैसे शब्द बनाए जाते हैं, कैसे अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे देखिए, कहा गया है कि एजी गार्डिनर को तो निबंध लिखकर उसका शीर्षक ढूंढने में कठिनाई होती थी। जो एजी गार्डिनर थे, इंग्लिश के एक लेखक हैं एजी गार्डिनर, वो निबंध तो लिख देते थे, लेकिन उसका शीर्षक लिखने के लिए वो ढूंढने में उनको असफलता होती थी। यानी यदि मैं ही हूँ दोस्तों, पहाड़, पर्वत, नदी, सब कुछ के बारे में लिख दिया, उसका शीर्षक यदि मुझे लिखना उसमें कठिनाई हो तो क्या करूँ मैं? यदि शीर्षक लिखना हो तो मैं कहूँगा ये प्रकृति के बारे में बताया गया है।
उसी तरह एजी गार्डिनर को शीर्षक नहीं लिखने आता था। उसी तरह इंग्लिश के एक और लेखक हैं शेक्सपियर को अपने नाटक के शीर्षक में भी लिखने में दिक्कत होती थी। और कहा गया है कि फिर बाद में कहा गया है कि लेखक कहता है कि मैं यह रूपरेखा तैयार नहीं कर सकता। ये जो दूर के ढोल सुहावन होते हैं ना, इसका रूपरेखा तैयार नहीं कर सकता हूँ। अब लेखक को निबंध लिखने की शैली निश्चित करनी थी। निबंध देखिए दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा सा निबंध होता है, एक बड़ा सा निबंध होता है। छोटा वाला निबंध विस्तृत होता है, छोटी ही बातों में सब कुछ बताया गया होता है। और एक बड़ा सा निबंध होता है, मतलब बड़ा निबंध होता है जिसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया होता है। छोटा निबंध पढ़ने में मजा आता है, बड़ा वाला निबंध थोड़ा देरी लगता है, पढ़ने में भी समझ में नहीं आता है। तो निबंध भी दो प्रकार के होते हैं। तो लेखक सोचा कि मैं क्या करता हूँ, छोटा वाला निबंध लिख देता हूँ और उसी के बारे में मैं बता दूंगा, तो वह एक बड़ा निबंध के जैसे हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम अपने चौथे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और चौथा टॉपिक में दोस्तों लिखा गया है कि अंग्रेजी के निबंधकारों की पद्धति। अंग्रेजी के निबंध कैसे लिखे जाते हैं, जो अंग्रेजी आप पढ़ते हैं ना क्लास 10th की, उसके कैसे लिखे जाते हैं। आइए देखिए, अंग्रेजी निबंधकारों ने स्वयं जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिख दिया। दोस्तों अंग्रेजी के जितने भी पोएट्स होते हैं, कवि जितने भी होते हैं, जो चीज़ होते हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, वही चीज़ लिख देते हैं। जैसे आपके क्लास 10th के इंग्लिश का पहला चैप्टर है द लैंचो ए लेटर टू गॉड, ठीक है। वह एक कहानी है, उसमें जो जो घटनाएं सुनी गई, देखी गई, जानी गई, उसी को टू कॉपी पेस्ट कर दिया गया। एक और क्लास 10th की है द इंचेंटेड पुल अदृश्यमयी तालाब। उसमें युधिष्ठिर पांचों पांडव होते हैं, तालाब में पानी पीते हैं, तो पांचों पांडव मर जाते हैं, युधिष्ठिर सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो वहाँ पे सारे भाइयों की जान बच जाती है। दोस्तों इस चैप्टर में भी क्या है, जो चीज़ देखा गया, सुना गया, उसी को लिख दिया गया। ये है इंग्लिश के निबंध। आपके क्लास 10th में एक नेल्सन मंडेला है, उनके बारे में देखा गया, सुना गया, जाना गया, वही चीज़ लिख दिया गया। लेकिन हिंदी के निबंध इससे ठीक विपरीत होते हैं। हिंदी के निबंध को लिखने के लिए आपके पास दिमाग चाहिए, वो शैली चाहिए, तब आप हिंदी के एक अच्छे निबंध को लिख पाएंगे। आइए दोस्तों आगे देखिए, इन निबंधों में कभी कल्पना न सूक्ष्म दृष्टि, तर्क वितर्क की बातें, ये सब कुछ नहीं होती है इंग्लिश के निबंधों में। वह तो मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति होती है। वो तो मन की एक अनुभव होती है, लेखक की एक सच्ची अनुभूति उसमें बस बताई जाती है। उसको जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, उसी को सिर्फ लिख दिया जाता है। ये चीज़ होती है एक इंग्लिश के निबंध की रचनाएं। अब दोस्तों हमारा मेन टॉपिक आता है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। आखिरकार निबंध यहाँ पे लिखा जाता है और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। हमारा पांचवा टॉपिक दूर के ढोल सुहावन होते हैं। आइए देखिए, दूर के ढोल सुहावन होते हैं यानी दूर से हर एक चीज़ अच्छी लगती है। इसके पहले ही लाइन से आपको समझ में आ जाएगी कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। यह उक्ति इसलिए सत्य है क्योंकि यदि कहीं दूर ढोल बज रहे हैं तो उसकी करकत्ता दूर तक नहीं पहुंचती है, यानी उनकी जो गुनगुनाहट है वो दूर तक नहीं पहुंचती है। कहीं पे यदि डीजे बज रहा हो, ढोल बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ डीजे जो शादी विवाह में प्रयोग किए जाते हैं। यदि कहीं दूर डीजे बज रहा है तो आप कहीं दूर पे स्थित है तो उस डीजे की करकत्ता आप नहीं सुन सकते, यानी उस डीजे में जो गाना बज रहा है वो चीज़ नहीं सुन सकते हैं, बस आवाज़ सुन सकते हैं। बूम बूम जो बजता है ना, वो आवाज़ सुन सकते हैं। वही चीज़ कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। यह उक्ति इसलिए सत्य है कि कहीं यदि दूर ढोल बज रहे हैं तो उसकी करकत्ता दूर तक नहीं पहुंचती है। दूर बैठे हुए व्यक्ति को वह स्वर मधुर व कर्ण प्रिय लगता है। जैसे दूर वाला व्यक्ति इस चीज़ को सुनेगा तो उसे यह ध्वनि सबसे प्रिय लगती है जब कोई दूर ढोल बजते हैं या कोई दूर डीजे बजते हैं। आगे देखिए, किंतु दूसरी ओर व्यक्ति के बिल्कुल पास ढोल बज रहा है और उसके कर्कश स्वर के पास बैठे व्यक्ति के कान के पर्दे फट रहे हैं। दूर बैठे हुए व्यक्ति को वह गाना सबसे मधुर लगता है, जबकि पास वाले व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि कान के पर्दे ही फट जाएंगे। ऐसा महसूस होता है जो डीजे के पास वाले होते हैं। कभी डीजे के पास नाचे होंगे ना, कभी डीजे के पास रहे होंगे ना, आपको ऐसा लगता होगा कि कान के पर्दे ही फट जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उस ध्वनि का आनंद लेते हैं।
अंदर से एक उमंग उत्पन्न होती है, वहाँ पे आप नाचते हैं, घूमते हैं, झूमते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, लेकिन आनंद तो दोनों व्यक्ति लेते हैं, चाहे पास वाले व्यक्ति हों चाहे दूर वाले व्यक्ति हों। दोस्तों आगे चलिए, इसमें बताया गया है कि फिर भी विवाह का उत्सव का आनंद होता है, और वह उमंग इसलिए अपने अंदर होता है क्योंकि विवाह का आनंद अंदर से अलग से होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, यानी इसकी मृत्यु हो गई है, इस व्यक्ति का शादी हो रहा है और यहाँ पे भी डीजे बज रहा है, यहाँ पे भी डीजे बज रहा है। कहाँ पे नाचना आपको सबसे मज़ा आएगा? यहाँ पे। इस जगह का आप अनुभव अच्छी तरीके से लेंगे क्योंकि यहाँ पे शादी हो रही है, शुभ काम हो रहे हैं। तो दोस्तों एक आनंद अंदर से होता है, इस आनंद को हम अनुभूति करते हैं। यही आनंद जो चीज़ हम अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, एक डीजे के पास व्यतीत कर रहे हैं, यही आनंद लेखक के अंदर नहीं था, लिखने की प्रक्रिया यही लेखक के अंदर नहीं थी, और यही इस चैप्टर में बताया गया है। दोस्तों अब जाके इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर इस चैप्टर क्या है। दूर के ढोल सुहावन होते हैं, यानी दूर से हर एक चीज़ अच्छी लगती है, यही इस चैप्टर में बताया गया है। दोस्तों आगे देखिए, आगे लिखा गया है, तथा नववधू के प्रेम उल्लास संकोच की मधुर कल्पना से धूर की ध्वनि मधुर प्रतीत होने लगती है। यानी जब किसी की शादी होती है तो वो आवाज़ जब कानों में गुनगुनाहट होती है तो अलग से उमंग अंदर उत्पन्न होती है, वो चीज़ सबसे सुंदर लगती है। आगे देखिए, किंतु दूर बैठा हुआ व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर, विवाह की आवाज़ को सुनकर मन ही मन कल्पना में खो जाता है। यानी दूर से जब कोई व्यक्ति इस आवाज़ को सुनता है तो मन ही मन वो अपनी कल्पनाओं में खो जाता है, और उसे भी अंदर से हृदय में एक उमंग उत्पन्न होती है, एक उत्साह उत्पन्न होता है, एक खुशी उत्पन्न होती है। यदि कहीं पे शादी हो रही है आपके घर के अगल बगल, जो थोड़ी ही दूर पे हो, वहाँ पे गाना ऐसी चीज़ें बज रही हो, तो क्या दूर से बैठ के उस गाना को सुनेंगे तो उदास हो जाएंगे? कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपके अंदर भी थोड़ी ना खुशियाँ आएगी और थोड़ी सी आपके अंदर उमंग उत्पन्न होगा। आगे देखिए, ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स से मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर को 2 बार 3 बार जैसे देखना है देखिए। और इसी तरह मैं पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को बताया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने 5वें टॉपिक पर, युवा वर्ग तथा वृद्ध वर्ग की संसार के प्रति दृष्टिकोण। जो हमारे युवा वर्ग हैं और जो वृद्ध वर्ग हैं, उसके प्रति, संसार के प्रति क्या दृष्टि है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये वाला भी टॉपिक, पढ़ने में इस टॉपिक को मज़ा आता है। आइए देखिए कि जो लोग युवा हैं उन्हें अपना भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। वे हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं तथा समर्थक होते हैं और अपने भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। जो देखिए युवा होते हैं वो अपने भविष्य उज्जवल प्रतीत करते हैं, मेरा भविष्य ऐसे होगा, मेरा भविष्य ऐसे होगा, और अपने भविष्य को वर्तमान में लाते हैं। दोस्तों आप क्लास 10th में हैं, ये चीज़ मैं जानता हूँ। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो क्लास 10th में आप यही सोच रहे होंगे कि मेरा किसी न किसी दिन एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में मैं ये जितना भी पढ़ रहा हूँ सारा चीज़ उस एग्ज़ाम में लिखूँगा, तब जाके मैं पास होऊंगा एक अच्छे नंबर से। आप क्या सोच रहे हैं कि जो मेरा भविष्य है वो अब कहाँ आए, वर्तमान में आए। यानी जो मेरा एग्ज़ाम वाला दिन है वो धीरे धीरे मेरे पास आए, उसके लिए अब तैयारी कर रहे हैं। तो युवा, आप और मैं क्या हैं, युवा हैं। तो आप क्या सोचेंगे कि मेरा जो भविष्य है वो वर्तमान में आए। लेकिन ठीक यही वृद्ध व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, हम और आप क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हम यही सोचेंगे कि काश हमारा वो कक्षा 10वीं की क्लास एक बार फिर से आ जाए, कक्षा 12वीं की क्लास एक बार फिर से आ जाए, ताकि हम उसमें दोबारा पढ़ सकें। दोस्तों ये चीज़ होती है कि जब कोई वृद्ध व्यक्ति वो क्या करता है कि हम अपने अतीत को वर्तमान में लाए, यानी जो बीत गया है उसको वर्तमान में लाए। ये वृद्ध व्यक्तियों में ऐसा पाया जाता है। इसलिए समय समय पर सुधार आंदोलन किए जाते हैं और ये प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। और इसी तरह दोस्तों समाज सुधार और दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को लेखक छोटे से निबंध में लिख के उसकी व्याख्या कर देता है, अपने लड़कियों को सुना देता है, जिसके कारण लड़कियां भी खुश हो जाती हैं इन सभी निबंधों को पढ़ के। अब आपको दोस्तों इस चैप्टर में सारी चीज़ें मैं समझा दिया कि इस चैप्टर में आखिर क्या है,
आखिर ये कितना आसान चैप्टर है, आप ही बताइए दोस्तों। कमेंट करिए और सब कुछ बताइए जो आपको इसमें कमी लगी हो इस वीडियो में, मैं उसका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी क्लास 10th की हिंदी, इंग्लिश, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान सारी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।